जयशंकर से गले मिलकर जब मैं अपनी सीट पर जाकर बैठा तो देखा मनीषा दास आंचल से अपनी आंखें पोंछे जा रही थीं। उनके पांव छूते समय ही मेरी आंखें नम हो गई थीं। धीरे धीरे ट्रेन गुवाहाटी स्टेशन से सरकने लगी और मैं दबदबाई आंखों से उन्हें ओझल होता देखता रहा। इस घटना को 25 वर्ष बीत चुके हैं। इन 25 वर्षों में जयशंकर की मां को मैंने सैकड़ों पत्र डाले। अपने हर पत्र में मैं गिड़गिड़ाया, पर मुझे अपने एक पत्र का भी जवाब नहीं मिला। मुझे हर बार यही लगता कि श्रीमती दास ने मुझे माफ नहीं किया। बस यही एक आशा रह कर मुझे सांत्वना देती रही कि जयशंकर अपनी मां की सेवा में जी जान से लगा होगा। मेरे लिए मनीषा दास की निर्ममता न टूटी जिसे मैंने स्वयं खोया, अपनी एक गलती और एक झूठ की वजह से। इसके बावजूद मैं नियमित रूप से पत्र डालता रहा और उन्हें अपने बारे में सब कुछ बताता रहा कि मैं कहाँ हूँ और क्या कर रहा हूँ। एक जिद मैंने भी पकड़ ली थी कि जीवन में एक बार मैं श्रीमती दास से जरूर मिलकर रहूंगा। असम छोड़ने के बाद कई शहर मेरे जीवन में आए, बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली, देहरादून, फिर मास्को और अंत में बर्लिन। इन 25 वर्षों में मुझसे सैकड़ों लोग टकराए और इनमें से कुछ तो मेरी आत्मा तक को छू गए, लेकिन मनीषा दास को मैं भूल न सका। वो जब भी ख्यालों में आती मेरी आंखें नम कर जाती। जयशंकर के बुलाने पर मैं बरामदे से कमरे में पहुंचा और दरी पर पालथी मारकर बैठ गया। मिसेज दास सारा खाना कमरे में ही ले आईं और मेरे सामने अपने पैर पीछे की तरफ मोड़ कर बैठ गईं। जहां हम बैठे थे उसके ऊपर बहुत पुराना एक पंखा घरघरा रहा था। खाने के दौरान ही मिसेज दास ने कहना शुरू किया, बेटा, हम तो गुवाहाटी में बस अपनी इज्जत ढके बैठे हैं। 100-200 रुपए की सामर्थ्य भी हमारे पास नहीं है। मुझे दीदी को लिखना होगा। पैसे आने में शायद 8-10 दिन लग जाएं। तुम कल सुबह जयशंकर के साथ जाकर अपने घर पर एक टेलीग्राम डाल दो, वरना तुम्हारे माता पिता चिंतित होंगे। मेरा मन भर आया। सहज होते ही मैंने उनसे कहा, इतने दिनों में तो मेरे घर से भी पैसे आ जाएंगे। आप अपनी दीदी को कुछ न लिखें। मैं तो ये सोचकर परेशान हूँ कि 8-10 दिन तक आप पर बोझ बना रहूंगा। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? मिसेज दास ने बीच में ही मुझे टोकते हुए कहा, जो रूखा सूखा हम खाते हैं तुम्हारे साथ खा लेंगे। दूसरे दिन सुबह मैं जयशंकर के साथ पोस्ट ऑफिस गया। मैंने घर पर एक टेलीग्राम डाल दिया। जब हम वापस आए, मिसेज दास बरामदे में खाना बना रही थीं। मैंने उनके हाथ पर टेलीग्राम की रसीद और शेष पैसे रख दिए। मैं इस परिवार में कुल 6 दिन रहा था। इन 6 दिन में एक बार मिसेज दास ने मीट बनाया था और एक बार मछली। वह मुझे लेकर एक कैफे में गए जहां हमने समोसे के साथ कॉफी पी। वहीं उन्होंने मुझे बताया कि जिस दक्षिण भारतीय के घर वह ठहरे हैं वह लखपति आदमी है। मैं घर से बाहर निकला नहीं कि जेब में 200 रुपए जबरन ठूंस देता है। तुम अपने दोस्त से मिलने आए हो? उन्होंने पूछा तो मैंने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। क्या करता है तुम्हारा दोस्त? BSc कर रहा है, सर। उसके माँ बाप मालदार हैं? नहीं, वो विधवा माँ का इकलौता बेटा है। माँ एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती हैं। फिर मैंने उन्हें मिसेज दास के बारे में थोड़ा बहुत संक्षेप में बताया। कैफे के बाहर अचानक शर्मा जी ने मुझसे पूछा, आज शाम को तुम क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं। तुम 9 बजे के आसपास मुझसे शहर में कहीं मिल सकते हो? पर कहाँ? यहाँ तो मैं पहली बार आया हूँ। वो कुछ सोचते हुए बोले, ऐसा करो, तुम आज मेरा इंतजार रात के 9 बजे गुवाहाटी स्टेशन के पुल पर करना, जो सारे प्लेटफार्मों को जोड़ता है। तुम समय से वहां पहुंच जाना, क्योंकि मेरे पास शायद तब उतना समय न होगा कि तुम्हारे किसी सवाल का जवाब दे सकूं। आशंकाओं की धुंध लिए मैं घर वापस आया। मिसेज दास खाना बना रही थीं। जयशंकर उनकी मदद कर रहा था। मुझे देखते ही जयशंकर कहने लगा, अगर तुम आने में थोड़ा और देर करते तो माँ मुझे तुम्हारी खोज में भेजने वाली थी। दोपहर का खाना भी तुमने नहीं खाया। मैं माफी मांगकर हाथ मुंह धोने चला गया। मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल कुंडली मारे बैठा था कि मिसेज दास को कौन सी कहानी गढ़ के सुनाऊं ताकि वो निश्चित होकर मुझे शर्मा जी से मिलने की अनुमति दे दें। मिसेज दास के आने तक घर में एक अजीब सन्नाटा छाया रहा।
जयशंकर चुपचाप उदास अपनी पढ़ाई लिखाई की मेज पर जा बैठा और मैं अपना अपराधबोध लिए बरामदे में आकर चुपचाप तख्त पर लेट गया। करीब 4:30 बजे मिसेज दास आई और मुझे बरामदे में लेटा देखकर बोली, इस गर्मी में तुम बरामदे में क्यों लेटे हो? जयशंकर वापस नहीं आया है क्या? कमरे से अब सिर्फ जयशंकर की आवाज आ रही थी। वो असमी भाषा में पता नहीं क्या क्या अपनी माँ को बताए जा रहा था। मैं अपने आप को बड़ा उपेक्षित महसूस कर रहा था। मिसेज दास कमरे से बाहर निकली। मैं अपना सिर नीचा किए रोए जा रहा था। उन्होंने बढ़कर मेरा चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर पेट से लगा लिया और पीठ सहलाने लगी। फिर अपने आंचल से मेरी आंखें पोंछकर मुझे कमरे में ले गईं और पीने को एक गिलास पानी दिया। उसके बाद वह सारे सामान को खोलकर देखने लगी। उनके इशारे पर जयशंकर भी अपने कपड़े नापने उठा। पैंट और कमीज दोनों उसके नाप के थे। शाल और चप्पल भी मिसेज दास को बड़े पसंद आए। वो सब्जियां और मिठाइयां सजा कर रखने लगी। बार बार मुझे बस इतना ही सुनने को मिलता था, इतना क्यों खरीदा? गुवाहाटी के सारे बाजार कल से उठने वाले थे क्या? मैं खुश था कि कम से कम घर का तनाव थोड़ा कम तो हुआ। उस रात खाना खाने के बाद मुझे मिसेज दास ने अपने कमरे में बुलाया। वो चारपाई पर बैठी अपनी चप्पलों को पैर से इधर उधर सरका रही थी। पास ही जयशंकर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठा छत के पंखे को देखे जा रहा था। मिसेज दास ने इशारे से अपने पास बुलाया और मुझे अपने बगल में बैठने को कहा। बड़ा समय लिया उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ने में।